हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। संस्कृत विषय का कक्षा 10 के लिए आपकी समय प्रश्न पत्र का रहेगा 2 घंटे 45 मिनट और पूर्णांक आपके रहने वाले हैं 80, यानी कि 80 नंबर का पेपर होगा। आप देखिए, इसमें खंड ए में आपसे पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हम इस प्रश्न पत्र को पूरा हल करेंगे, ठीक है? तो हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 1, अधोलिखित प्रश्नानाम उचितम विकल्पम चुनुत। नीचे लिखे प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। सबसे पहला इसमें है बहुर्बलवती सदा इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका कि ये जो पाठ है ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है। सही उत्तर है सूक्त सप्तते। फिर है इसमें विचित्र साक्षी पाठ केन विरचितम। विचित्र साक्षी पाठ जो है उसके लिए किसके द्वारा रचा गया है, तो सबसे सही उत्तर होगा ओम प्रकाश ठाकुरेण। फिर है इसमें कृषकायः क आसीत, कमजोर कौन था, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका अभियुक्त है। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 4 में है क वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुलीकरोत। किसकी आवाज़ वातावरण को आकुलित कर देती है, तो इसमें आ जाएगा सही उत्तर काकः। फिर है वृषभः कुत्र पपात, सांड कहाँ गिरा था, वृषभ कहाँ गिरा था, तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा आकाशे जले भूमो, तो यहाँ सही उत्तर होगा भूमि पर, ठीक है। इसके बाद में है इसमें कुशलवो कम उपसृत्य प्रणमतः। किसके पास जाकर प्रणाम किया था कुश और लव ने, सही उत्तर इसमें हो जाएगा रामम। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दे रखा है इसमें परमम आरोग्यम कस्मात् जायते उपजायते, ठीक है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा व्यायामात। नंबर 8 में दिया है उदय समय अस्त समय कः रक्तः भवति, और सही उत्तर इसमें हो जाएगा सूर्यः। अब आता है प्रश्न नंबर 10। इसमें देखिए 9 में लिखा है गुणी किम वेति, और इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा गुण। किसको जानता है गुणी? गुण को जानता है। नंबर 10 में है सूची पर्यावरण पाठानुसारेण केसाम माला रमणीया, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ललित लता नाम। और नंबर 11 देखिए अनृतम शब्दस्यार्थम अस्ति। अनृतम का जो शब्द है ये, इसका क्या अर्थ होता है वो हमें लिखना है। सही उत्तर हो जाएगा असत्यम। अब आता है आपके प्रश्न नंबर 12। इसमें आपसे पूछा है माता सुरभि किमर्थम अश्रुणि मुंचति स्म, और यहाँ सही उत्तर आपका इसमें होगा पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा। उसकी दैन्य दृष्टि को देख करके उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इससे पहले भी हम हिंदी और विज्ञान का पेपर हल कर चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के आराम से उसे देख सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप और पेपर देखना चाहते हैं, मॉडल पेपर और सब्जेक्ट के चैप्टर और उनके आंसर, तो हमारे साथ बने रहें। हमारी प्लेलिस्ट में सारे आपके सेमुसी द्वितीय भाग के चैप्टर दिए गए हैं। अब है प्रश्न नंबर 2 समुचित विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ रिक्त स्थान है उनको पूरा करना है। किसके द्वारा? जो ब्रैकेट में ये शब्द दे रखे हैं इनकी उचित विभक्तियाँ बनानी है। आप देखिए इसमें सह रिक्त स्थान सह ग्रामम गच्छति, और ब्रैकेट में दे रखा है पितृ शब्द। अब पितृ शब्द की यहाँ जो उचित विभक्ति हम लिखेंगे तो आ जाएगी पित्रा शब्द लिख देंगे। और फिर है मोहनः काणः, और यहाँ नेत्र शब्द दिया हुआ है और नेत्र का यहाँ पर हो जाएगा नेत्रेण, ठीक है। अब आ रहा है आपके प्रश्न ख में आपसे पूछा है कोष्ठ के शब्दस्य उचित समुचित रूप प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ रिक्त स्थान पूरे करने हैं आपको यहाँ भी, तो यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है अस्मत्
और अस्मत् की सही विभक्ति यहाँ क्या होगी, मोदकम रोजते, मोदक अच्छे लगते हैं, तो मुझको मोदक अच्छे लगते हैं, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। इसीलिए अस्मत् की जो विभक्ति यहाँ बन जाएगी वो हो जाएगी महाम। इसके बाद में है अगला, कालिदासः श्रेष्ठः कवि। तो कालिदास श्रेष्ठ है, तो किस में है, कवियों में श्रेष्ठ है, इसीलिए यहाँ जो बनेगा वो होगा कविसु। आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ये रिक्त स्थान एक एक नंबर के होंगे। अब आता है आपके अगला प्रश्न। ग में आपसे पूछा है, कोष्ठ के प्रदत्त प्रकृति प्रत्यभ्याम पदम निर्माय वाक्य पूर्यत। ये भी आपके एक एक नंबर का है। इसमें देखिए यहाँ आपको ब्रैकेट में पद और प्रत्यय दिए हैं, इनको जोड़ करके आपको उचित पद बनाना है। तो देखिए यहाँ पर पहला दे रखा है, ग्रामम रिक्त स्थान ईश्वरम स्मृति, और यहाँ ग्रम नहीं है, गम है, रे नहीं आएगा इसमें, गम है, गम धातु और शत्रु प्रत्यय। तो शत्रु प्रत्यय साथ में जुड़ने के बाद में ये आपका जो यहाँ शब्द बन जाएगा पूरा, वो लिख देंगे गच्छन। हो गया। और फिर नंबर 6 में है, बाला नाम कह न जानाती। यहाँ देखिए आपकी चपल, और ये त्वम नहीं है, ठीक है ना, त्वम प्रत्यय नहीं होता है, तल प्रत्यय है, शायद तल प्रत्यय होना चाहिए यहाँ, तो तल को जोड़ करके चपल के साथ हम बना देंगे चपलता। और फिर इसके बाद में दे रखा है अगला प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा एतद्धारित प्रश्नानां यथा निर्देशम उत्तराणि लिखत। उचित निर्देश के अनुसार उत्तर लिखने हैं। गद्यांश है और इसके नीचे प्रश्न दे रखे हैं। ये आपके टोटल 10 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो देखिए, अद्य औद्योगिक विकासात् नगराणां विकासात् च जायते पर्यावरणं प्रदूषितम। पहले हम इसका अनुवाद कर लेते हैं। आज औद्योगिक विकास और नगरों के विकास से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अतः अद्य नागरिकाणां कर्तव्यम अस्ति यद वयं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्मः तत्कृते वयं स्वच्छतां च धारयामः। इसीलिए आज नागरिकों का कर्तव्य है कि हम सब पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए प्रयत्न करें, तभी जो वातावरण है वो स्वच्छ हो पाएगा और हम सब भी स्वच्छ हो सकते हैं। महात्मा गांधी महोदयस्यापि स्वच्छतोपरि विशेषः आग्रहे आसीत्। महात्मा गांधी महोदय ने भी स्वच्छता के ऊपर विशेष आग्रह किया था। साम्प्रतमपि सर्वकारेण स्वच्छता भारत अभियान प्रचलितम। अब इस समय भी सरकार भी स्वच्छ भारत अभियान को चला रही है। तस्य उद्देश्यमपि पर्यावरणस्य संरक्षण अस्ति। उसका उद्देश्य है कि पर्यावरण की सुरक्षा हो या पर्यावरण का संरक्षण है। क्या है इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान का? एवमेव नदी तड़ाग वापिनां जलस्य स्वच्छतायाः प्रेरणा वयं नमामि गंगे। इस प्रकार ही नदी, तालाब और बावड़ियाँ, ये जल के जो स्वच्छता है, स्वच्छ है, उसकी प्रेरणा हम सबको नमामि गंगे इस प्रकार के एक अभियान से ग्रहण करनी चाहिए या हम ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए, इस गद्यांश से संबंधित सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अस्य गद्यांशस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखतु। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखो। तो सही शीर्षक इसमें क्या हो जाएगा? पर्यावरणम। और फिर इसके बाद में अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है इसमें, इसी गद्यांश का, पर्यावरण प्रदूषणम कस्मात् जायते। किससे होता है? तो गद्यांश से जब हम चुन करके लिखेंगे तो लिखा जाएगा अद्य औद्योगिक, ठीक है, और फिर लिख देंगे इसके आगे
विकासात् नगराणाम, ये आपको गद्यांश से ही चुन करके लिखना होगा। विकासात् नगराणाम विकासात् च जायते, ये हो गया इसका उत्तर। अब इसमें थर्ड प्रश्न आपको पूछा है, सर्वकारेण किम अभियानम प्रचालितम, सरकार कौन सा अभियान चला रही है? इसका उत्तर हो जाएगा स्वच्छ भारत। इसके बाद में आगे इसी के साथ में जुड़ा है, लिख देती हूँ यहाँ, भारताभियानम। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा है, स्वच्छतायाः प्रेरणा केन ग्रहीतुं शक्यते, किससे हम ले सकते हैं स्वच्छता की प्रेरणा? तो यहाँ उत्तर लिख रही हूँ, नमामि गंगे इति अभियानेन ग्रहीतुं शक्यते। ठीक है। और फिर अगला प्रश्न आपसे 5वें में पूछा है, 5 नंबर में, वयम पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्नं कुर्मः, अत्र कूर्मः इति क्रियापदस्य कृतपदम लिखतु। इस वाक्य में यह जो कूर्मः पद आया है, क्रियापद आया है, इसका कर्ता पद कौन सा है वो लिखना है। तो इसका कर्ता पद होगा वयम। और फिर अगला पूछा है आपको, स्वच्छ भारतम इत्यन्नयो पदयो विशेषण पदम लिखतु। यहाँ विशेषण पद कौन सा है वो लिखना है। तो विशेषण पद हो गया इसमें स्वच्छम। ठीक है। और फिर अंत में इसमें एक और प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 7, तस्य उद्देश्यमपि अत्र तस्य इति सर्वनाम पदम कस्य स्थाने प्रयुक्तम, किसके स्थान पर यह सर्वनाम पद प्रयुक्त हुआ है? तो सही हो जाएगा इसमें, देखते हैं कौन सा है इसमें सर्वनाम पद। इसके लिए जो सर्वनाम पद आ रहा है वो है स्वच्छ भारत अभियानम। और 8 में पूछा है, अधुना इति पदस्य पर्यायवाची पदम गद्यांशे किम अस्ति। आपके गद्यांश में ही इस अधुना का उत्तर छिपा हुआ है। देखिए मैं आपको इसमें बताती हूँ, फिर से हम चलते हैं गद्यांश की ओर। इसमें अधुना का है सांप्रतम। ठीक है, सांप्रतम होगा इसमें। इसमें अपि लिखा है साथ में जोड़ के, सांप्रतम प्लस अपि, ये है इसका उत्तर। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इसमें हमसे पूछा गया है कि जो ये शब्द लिखा है वापी, इसका हिंदी अर्थ क्या है? तो वापी का अर्थ होता है बावड़ी। और फिर इसमें है धारयामः इति पदे लकार पुरुष वचनम लिखत। इस पद का लकार भी लिखना है, पुरुष भी लिखना है और वचन है। तो लकार इसमें हो गया लट लकार। ठीक है। और पुरुष हो जाएगा इसमें उत्तम पुरुष, और वचन इसका हो जाएगा बहुवचन। अगला प्रश्न है 11 और 12, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत माध्यम में लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत माध्यम से लिखो। ये आपके 1 नंबर का है। अब देखिए इनका संस्कृत में उत्तर देना है। एक प्रश्न है जो अथवा में दिया हुआ है, तो हम दोनों के उत्तर लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, और सही उत्तर इसका हो जाएगा कांतारे संचरणम। और फिर प्रश्न का ही आगे लिख देंगे कर्तुम इच्छति। और अथवा में जो प्रश्न दिया हुआ है उसका प्रश्न है कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः, और इसका सही उत्तर हो जाएगा कितने बल से व्यायाम करना चाहिए, मतलब तो हो जाएगा अर्ध
बलेन, आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, ये भी आपके 1 नंबर का है और इसमें भी अथवा में दे रखा है। दोनों के उत्तर बताऊंगी मैं आपको। सौहार्द प्रकृति शोभा अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति, कितने पात्र हैं इसमें? और सही उत्तर हो जाएगा 12, 12 पात्र है। और अगला इसमें जो दिया है, इसमें है निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान्, गरीब व्यक्ति ने कैसे धन कमाया? तो इसका उत्तर होगा आपके भूरि परिश्रम, यानी बहुत मेहनत करके उसने धन कमाया। अब बारी आ रही है आपके खंड ब। इसमें पूछे हैं आपसे लघुत्तरात्मक प्रश्न और ये है 2 नंबर का प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 4। इसमें 2 पद पूछे हैं। देखिए क्या पूछा है, अधोलिखित पदयो संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नामानि लिखत। नीचे जो 2 पद लिखे हुए हैं इनके आपको संधि करनी है और संधि का नाम भी लिखना है। तो सबसे पहला है इसमें प्रकृति रेव, तो इसकी लिखेंगे हम प्रकृति ह प्लस एव, और ये संधि हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। फिर दूसरा इसमें जो पूछा है वो है षडाननः, तो इसकी जो संधि बनेगी वो बनेगी षड प्लस आननः, और ये जो संधि बनेगी वो आपकी संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। अब आता है प्रश्न नंबर 5। इसमें पूछा है आपसे अधोलिखित पदयो संधिम कृत्वा संधि नामापि लिखत। यहाँ विच्छेद लिखे हुए हैं, आपको इनके संधि पद बना करके लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए रामश्च, रामः प्लस च, और इसका क्या बन जाएगा? अभी जैसे मैंने बोला कि रामश्च, और ये संधि हो गई आपके विसर्ग संधि। अगला इसमें पूछा है सत्कारः, और ये जो संधि पद बनेगा वो बनेगा सत्कारः, और संधि हो गई ये व्यंजन संधि। ये भी आपके 2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 6, अधोलिखित रेखांकित पदयो समस्त पदानां विग्रहं कृत्वा समासस्य नामापि लिखत। आपको समास के नाम लिखने हैं, जो रेखांकित पद हैं उनके समास विग्रह करने हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है क में रमेशः प्रतिवारम प्रयासम करोति, रेखांकित पद है प्रतिवारम, और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे वारम वारम, और ये समास हो गया अव्ययी भाव। और फिर आगे इसमें दे रखा है आपका अगला, कृष्ण काकः कोटरे वसति स्म, और जो अंडरलाइन पद है वो है कृष्ण काकः, और विग्रह जब हम इसका करेंगे तो लिखेंगे कृष्णश्च सो काकः, और ये समास हो गया आपका कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 7 में अधोलिखित रेखांकित पदयो विग्रह पदानां समासं कृत्वा समासस्य नामापि लिखति। ये भी आपके 2 नंबर का है। यहाँ विग्रह दे रखे हैं, आपको समस्त पद बनाना है। शिवम च केशवम च, और ये हो गया आपका समस्त पद बन जाएगा शिव केशवो, और समास हो जाएगा ये द्वंद्व समास। अगला पद इसमें दे रखा है सरोवरे नीलानि कमलानि शोभन्ते, और इस रेखांकित पद का समस्त पद बन जाएगा नील कमलानि, और इसमें समास जो है वो आपका है कर्मधारय। प्रश्न 8,
8वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है अधोलिखित पदयोः उपसर्ग शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत। जो नीचे उपसर्ग पद हैं उनके उपसर्ग अलग करने हैं। अवगुणः, ये इसका उपसर्ग अलग हो जाएगा अव, और पीछे जो पद रहेगा वो है गुणः। और दुर्भाग्यम, इसका अव्यय पद हो जाएगा दुर, और पीछे जो पद है वो है भाग्यम। ये भी आपके 2 नंबर का है। प्रश्न 9 आपसे पूछा जा रहा है मंजूषायाम प्रदत्ते है अव्यय पदे रिक्त स्थानानि पूरित्वा लिखत। मंजूषा से अव्यय पद चुन करके रिक्त स्थान पूरे करने हैं। ये भी आपके 2 नंबर का है। और इसमें देखिए पहले में दे रखा है समयस्य सदुपयोगः करणीय। समय का सदुपयोग करना चाहिए। कब करना चाहिए? अपि का अर्थ होता है भी, सदा का हमेशा, यथा का जैसे। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ सदा। ख में दिया है भूकंपित समये गमन में उचितम भवति। भूकंप के समय में सही उचित होता है जाना। कहाँ? अधः नीचे, ऊपरी ऊपर, बही है बाहर। और सही उत्तर यहाँ आपके होगा बही है। भूकंप के समय बाहर जाना उचित होता है। अब आ रहा है आपके प्रश्न नंबर 10। और 10वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृते लिखत। संस्कृत में लिखना है इन संख्यावाची शब्दों को। ये भी आपके 2 नंबर का है। 2 संख्याएं पूछी हैं। सबसे पहले जो संख्या है वो है 140, 140 है ना। तो 140 को हम कैसे लिखेंगे संस्कृत में? चत्वारिंश धिक शतम। सौ का होता है शतम। ये हो गया आपका संस्कृत पद 140 का। और दूसरा पद आपको इसमें पूछा है 2021, 2021। इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? द्वो सहस्त्र। ध्यान से देखिएगा। मधी कम, अब 21 है, एक विंशति। ये हो गया आपके 2021 का संस्कृत पद। अब प्रश्न नंबर 11 अधोलिखित वाक्यों हो रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे वाक्यों के रेखांकित जो पद है उनके प्रश्न निर्माण करने हैं। और ये भी आपके 2 नंबर का है। सबसे पहला इसमें पूछा है चोरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः। अतिथि जाग गया चोरों के पैर की आवाज़ सुन करके। चोरस्य, और इसका प्रश्न बन जाएगा कस्य। ख में है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेत प्रसादयति। तो यहाँ पक्षिणाम, तो यहाँ सही प्रश्न बन जाएगा केसाम, किसके, किसकी आवाज़ है ना। और फिर है प्रश्न नंबर 12। और 12 में आपसे पूछा जा रहा है अन्वयम कुरुत। अन्वय करना है। यहाँ श्लोक दे रखा है, इस श्लोक का आपको अन्वय लिखना है। ये भी आपके 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अन्वय देखिए कैसे करेंगे। विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित नर्थकम अश्वचेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। इसका लिख देंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लिख देते हैं अस्मिन, यहाँ आएगा क्योंकि ये अस्मिन यानी इस, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ इसमें दे नहीं रखा है शब्द, लेकिन आना है क्योंकि इस संसार में लिखना पड़ेगा। और फिर लिखेंगे, अन्वय लिख रहे हैं तो विचित्रे संसारे खलु किंचित
निरर्थकम न अश्वः, अगली लाइन का लिखेंगे अब नीचे, अश्वः चेत, हम इस पंक्ति का लिख रहे हैं, अब ऊपर वाली का हमने अभी लिखा, अब लिखते हैं इसका, धावने वीरः, तो इसके लिए लिखेंगे हम यहाँ तर्हि भारस्य वहने खरः अस्ति। अब है प्रश्न नंबर आपके 13, और 13 में आपसे पूछा है अधोलिखित वाक्ययोः शुद्धम कृत्वा लिखत, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ये भी आपके 2 नंबर का है। तो इसमें देखिए सबसे पहला है अलम विवादम, अलम के साथ में तृतीया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, और जहाँ झगड़ा हो रहा है वहाँ तृतीया विभक्ति आएगी, तो इसीलिए इसको जब शुद्ध करेंगे तो लिखेंगे विवादेन। अब है इसमें दूसरा ख में आपसे पूछा है ग्रामस्य परितः जलम अस्ति, गांव के चारों ओर जल है, और परितः के साथ में ग्रामस्य नहीं आएगा, द्वितीय विभक्ति आएगी ग्रामम। प्रश्न नंबर 14 में है स्व पाठ्य पुस्तकात् श्लोकद्वयं संस्कृत भाषायां लिखत, अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने हैं संस्कृत भाषा में। ये 2 नंबर का प्रश्न है, 2 श्लोक लिखने हैं, तो आपको याद है, आप आराम से लिख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 15 विचित्र साक्षी इति कथायाः सारम हिंदी भाषायां लिखत, ये भी आपके 2 नंबर का प्रश्न है। तो विचित्र साक्षी पाठ जो है उसका कथा का सार लिखना है आपको हिंदी भाषा में। प्रश्न 16 में पूछा जा रहा है पाठ्य पुस्तकात् पद्यांशस्य संस्कृति भावार्थम लेखनम द्वयो एकस्य, आपके ये 2 नंबर का आएगा, 2 है अथवा में आपको दोनों में से कोई एक करना होगा, और हम इस दोनों का ही अर्थ आपको बता रहे हैं, भावार्थ लिखना है संस्कृत भाषा में। तो ये जो श्लोक है सबसे पहला, शरीर या सज्जनम कर्मम व्यायाम संगीतम तत् कृत्वा तू सुखम देह विमृदनीयात् समन्ततः, और इसकी संस्कृत व्याख्या में लिखेंगे हम, यहाँ नीचे लिखे दे रही हूँ मैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं, लिखेंगे वपुसः उद्यमेन या शांति भवति तत् कर्मम व्यायाम इति नामना ज्ञायते तत्कर्मम। अब आगे की जो पंक्ति है मैं यहीं लिख दे रही हूँ वापस, कर्मम, इसके बाद में लिखेंगे व्यायामम वा विधाय तु मानवस्य शरीरम सुखी भवति व्यायामं कृत्वा सर्वतः शरीरस्य अभ्यजनं कुर्यात्। ये हो गया आपके पहले श्लोक का भावार्थ। और दूसरा श्लोक दे रखा है न चेनम सहसा क्रम्य जरा समाधिरोहति स्थिर भवति मासम च व्यायामा भी रतस्य च।
और इसमें आपका जो लिखेंगे हम वो भावार्थ इसमें लिख दे रही हूँ। परिश्रम जनित श्रम जलेन क्लीन शरीरस्य पदाभ्याम च उन्नमितस्य समीपे आगे लिखेंगे इसमें व्याधय रोगाः वा न आयान्ति यथा गरुडस्य समीपे सर्पाः न आयान्ति सौंदर्य रहितं गुण विशेष रहितमपि व्यायामः सुदर्शनीयम करोति। ये हो गया इसका भावार्थ। यानी कि परिश्रम से जो पसीना उत्पन्न होता है और जो शरीर भीग जाता है पसीने से, वो पैरों पर उठने वाले मनुष्य के समीप रोग उस प्रकार से नहीं आते हैं जैसे गरुड़ के पास में सांप नहीं आता है, क्योंकि जो रूप है, गुण है, इससे रहित व्यक्ति को व्यायाम सुंदर बना देता है। खंड 6 में प्रश्न नंबर 17 में पूछा है अधोलिखित से गद्यांशस्य स प्रसंगम हिंदी भाषायाम अनुवादम करोतु। यहाँ पर ये 3 नंबर का प्रश्न है आपका। इसमें आपको स प्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। देखिए, स प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि ये पाठ कहाँ से है, गद्यांश जो दिया गया है, तो स प्रसंग में इस गद्यांश के लिए हम लिखेंगे। यहाँ लिखना संभव नहीं हो पाएगा, मैं आपको बोल के बता देती हूँ कि यह गद्यांश सेमुसी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, बुद्धिर बलवती सदा पाठ से, और यह पाठ सूक्त सप्तति कथा ग्रंथ से संकलित है। और गद्यांश के जो लेखक हैं वो नायिका बुद्धिमती के परिचय के साथ में साहस का वर्णन भी करता है। और वह लेखक कहता है कि अपनी बुद्धि से मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है, इसीलिए बुद्धिमान को साहसी होना चाहिए, यानी मनुष्य को बुद्धिमान और साहसी होना चाहिए। फिर हमसे पूछा है इसमें हिंदी भाषायाम अनुवाद, हिंदी भाषा में इसका अनुवाद करना है। तो यहाँ जो गद्यांश है इसकी संस्कृत में नहीं पढ़ रही हूँ, आपको हिंदी बता देती हूँ। अस्तु देवलाख्यो ग्राम है यहाँ से, कि जो देउल नाम का एक गांव है और वहाँ राज सिंह जो नाम का राजपूत है, उसको राजकुमार वहाँ निवास करता है। एक दिन वह आवश्यक कार्य से उसकी जो पत्नी है बुद्धिमती, वो अपने दोनों पुत्रों के साथ में पिता की घर की ओर चल पड़ती है। और रास्ते में एक घना जंगल आता है, वहाँ पर उसे एक बाघ दिखाई देता है और वह उस आते हुए बाघ को देख करके अपने पुत्र को चांटा मारती है, दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार के कहती है कि झगड़ा किस लिए कर रहे हो, एक एक बाघ खाने के लिए आगे
बढ़ो, यानी कि लड़ाई किस लिए कर रहे हो, ये तो एक ही है, अब इसको तुम दोनों ही बांट करके खा लो। इसी प्रकार से आपका दूसरा गद्यांश है। अथवा में प्रश्न पूछा है, इस गद्यांश का भी आपको सप्रसंग हिंदी अनुवाद लिखना है। तो ये जो हिंदी अनुवाद लिखेंगे इसमें सबसे पहले लिख देते हैं अब सप्रसंग व्याख्या। तो ये सप्रसंग व्याख्या में क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि यह जो पाठ है, गद्यांश जो है हमारी सेमुसी द्वितीय भाग से जननी तुल्य वत्सला पाठ से लिया गया है और मूलतः यह पाठ महर्षि वेदव्यास के द्वारा जो रचित महाभारत है उसके वन पर्व से संकलित है। और इस गद्यांश में इंद्र और सुरभि के तुल्य वात्सल्य भाव को जान करके उसे सांत्वना प्रदान करने का जानकारी इसमें दी गई है। और इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद क्या होगा कि ये सच होता है कि बहुत सी संतान है फिर भी बेटे के रूप में विशेष रूप से उसकी आत्मवेदना अनुभव मैं कर रही हूँ, क्योंकि वह दूसरों से दुर्बल है, कमज़ोर है और सभी जो मेरी संतानें हैं उन सब पर ही माता का एक समान वात्सल्य होता है। फिर भी जो कमज़ोर होता है उसके ऊपर माता की अधिक कृपा होती है, सहज ही होती है, क्योंकि मेहरबानी ज़्यादा होती है, वो कमज़ोर होता है इसलिए। तो सुरभि के वचन सुन करके अत्यधिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं इंद्र और उनका हृदय भी पिघल जाता है। और इस प्रकार से उसने उसे सांत्वना प्रदान की और कहा कि जाओ बेटी, सबका कल्याण हो। 18 में भी आपसे पूछा है कि अधोलिखितस्य पद्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम लिखति। ये भी आपके 3 नंबर का है, अथवा में दे रखा है। दोनों के मैं बता रही हूँ आपकी सप्रसंग व्याख्या। पहला आपका जो ये श्लोक दिया हुआ है इसके लिए सप्रसंग में लिखेंगे आप कि यह श्लोक हमारी सेमुसी पाठ्य पुस्तक के सुभाषितानी पाठ से लिया गया है और यह श्लोक भर्तरी की जो नीति शतक है वहाँ से संकलित है। इस श्लोक में कवि महावृक्ष के बहाने से हमें बताता है कि मनुष्य को महापुरुष की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमेशा हित ही करता है। अब इसका हम हिंदी अनुवाद लिखेंगे तो लिखेंगे, फलों और छाया से जो युक्त विशाल पेड़ होता है उसी का हमें हमेशा आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि भाग्य से यदि हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है तो कम से कम हमें उसकी छाया तो मिल ही जाती है। अथवा में फिर आपको एक और श्लोक दे रखा है, ये आपके पहले पाठ से है, सूची पर्यावरणम से। तो इसका जो सप्रसंग लिखेंगे व्याख्या हिंदी में तो कैसे लिखेंगे कि यह जो गीतांश यानी कि जो गीत का जो पद्य भाग दे रखा है यह हमारी सेमुसी के द्वितीय सेमुसी भाग से जो सूची पर्यावरणम इस पाठ से लिया गया है। और इसमें पाठ में जो लेखक हैं वो हैं हरिदत्त शर्मा, यानी कि प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित है। लस लतिका गीत संग्रह से यह पैराग्राफ लिया गया है या उससे संकलित है। और इसका हिंदी अनुवाद जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे कि जो सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ होती हैं वो काजल सी मलिन होती हैं, ठीक है, और काला धुआं छोड़ती हैं, शोर करती हैं और लगातार दौड़ती ही रहती है। वाहनों की जो ये पंक्तियाँ होती हैं ये सभी पंक्तियाँ इतनी होती हैं कि चलना भी दूभर हो जाता है। इसीलिए हमें मैं शुद्ध पर्यावरण की ओर जाना चाहता हूँ, ये इस प्रकार से लेखक इस पद्यांश में कह रहा है। प्रश्न 19, इसमें आपको अधोलिखितस्य नाट्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम लिखत। नाट्यांश दिया हुआ है, इसका सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना है। तो ये जो नाट्यांश का भाग है ये इसमें हम कैसे लिखेंगे सप्रसंग व्याख्या कि यह नाट्यांश का भाग हमारी सेमुसी द्वितीय भाग से शिशुलालम पाठ से लिया गया है और इस पाठ में देंगनाक के द्वारा रचित
कुंदमाला नाटक से संकलित है। और इस नाट्यांश में भगवान श्री राम और लव के और उनके गुरु के नाम के संबंध में और पिता का नाम भी के संबंध में बताया गया है, पूछा जाता है इसमें। और कुश पिता का नाम निर्दय ऐसा कह कर के उसके प्रति क्रोध की भावना को प्रकट करते हैं। और फिर हम इसका जब अनुवाद लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि लव कहता है कि निश्चय ही प्रचिता पुत्र वाल्मीकि, तो राम कहते हैं किस संबंध से, तो लव कहते हैं उपनयन संस्कार की दीक्षा के संबंध से। फिर राम ने कहा उन दोनों से कि आप दोनों के पिताजी का नाम जानना चाहता हूँ, तो लव कहते हैं कि नहीं जान सकते। इस तपोवन में कोई भी उनके नाम का प्रयोग नहीं करता है, तो इसीलिए मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। तब राम कहते हैं कि अरे आश्रम की इतनी महानता है, तो कुश कहते हैं मैं उनका नाम जानता हूँ। तब अगली पंक्ति में क्या पूछा है कि राम कहते हैं कथ्यता, कहिए, ये है इसका हिंदी अनुवाद। और वैसे ही आपके अथवा में पूछा है गद्यांश, नाट्यांश जो पूछा है इसमें आपसे पूछा गया है ये गद्यांश। अब इसकी सप्रसंग व्याख्या में क्या लिखेंगे हम कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमोसी के सौहार्द प्रकृति शोभा पाठ से लिया गया है। और इस गद्यांश में बंदर और शेर की उपेक्षा करते हुए स्वयं को वनराज पद का योग्य मानने का भाव प्रकट किया गया है। और हिंदी अनुवाद हम इसका कैसे लिखेंगे कि जब क्रोधित होता है और शेर क्रोध से दहाड़ते हुए कहता है अरे मैं वन का राजा हूँ, तुम्हें डर नहीं लगता है, तुम किस लिए इस प्रकार सब मिलकर के परेशान कर रहे हो। एक वानर है तो एक बंदर क्या कहता है कि क्योंकि तुम वनराज होने के पूर्णतः अयोग्य हो। राजा तो रक्षक होता है परंतु तुम तो भक्षक हो, इसीलिए आप और तो और है कि आप अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हैं, तो फिर हमारी रक्षा कैसे करेंगे। ये है इसका हिंदी अनुवाद। अब है प्रश्न नंबर 20। क्रम रहिता नाम षड्वाक्या नाम कर्म पूर्वक संयोजनम कुरुत। ये भी आपके 3 नंबर का प्रश्न होगा। इसको 6 वाक्य दिए हुए हैं, इनको कर्म पूर्वक जमाना है कहानी के अनुसार। ये लोमड़ी और अंगूर की कहानी है, आपने सुन भी रखी होगी। देखिए ये जो 6 वाक्य हैं इनको कैसे क्रम से जमाएंगे हम। सबसे पहला इसमें जो वाक्य आएगा वो आएगा इसमें एकः बुभुक्षितः शृगालः भोजनार्थम वने इतस्तः भ्रमति। इसमें एक भूखा सियार भोजन के लिए जंगल में इधर उधर घूमता था। दूसरी पंक्ति में हम लिखेंगे एकस्मिन् स्थाने सह द्राक्षा फलताम पश्यति। ये नंबर 2 में आएगा। और ये नंबर 1 का है कि एक स्थान पर उसे अंगूर के फल या अंगूर की लता उसने वह देखता है। और फिर नंबर 3 पर जो वाक्य लिखेंगे वो लिखेंगे हम लतायाः बहूनि पक्वानि द्राक्षा फलानि आसन। लता के ऊपर बहुत सारे अंगूर के फल पके थे। और नंबर 4 में हम लिखेंगे इसमें वो होगी आपके पंक्ति, ये 3 नंबर की थी। नंबर 4 में है तानि खादितुम सह अनेक वारम प्रयासम अकरोत्। उनको खाने के लिए वह अनेक प्रकार से अनेक बार प्रयत्न करता है। नंबर 5 में जो पंक्ति आएगी वो आएगी आपके इसमें परम तथापि द्राक्षा फलानि न प्राप्नोत्, परंतु फिर भी वह अंगूर के फल प्राप्त नहीं कर पाता है। और अंतिम पंक्ति जो आएगी वो आएगी आपके नंबर 5 वाली एतानि द्राक्षा फलानि आम्लानि इति उक्त्वा कुपितः शृगालः ततः गतः। यह अंगूर के फल खट्टे हैं और इतना कह करके वो क्रोधित होकर के वहाँ से सियार चला जाता है। अथवा में देखिए एक प्रश्न दे रखा है आपको, इसमें आपसे पूछा गया है अधोलिखित पंच शब्देषु केचन त्रयाणाम शब्दानाम संस्कृते वाक्य निर्माणम कुरुत। नीचे जो 5 शब्द लिखे हुए हैं उनके संस्कृत वाक्य का निर्माण करना है।
सबसे पहला इसमें लिखा है सूर्यः। तो सूर्यः का जो हम वाक्य बनाएंगे, बना देंगे सूर्यः प्रातः काले पूर्वशाम दिशि उदेति। ठीक है, सूर्य प्रातः काल में पूर्व दिशा से निकलता है। दूसरा है इसमें पिकः, और पिकः को लेकर के हम बना देंगे पिकः मधुर स्वरेण कूजती। कोयल मधुर स्वर में कुंजन करती है या बोलती है। और नंबर 3 में आपसे पूछा है मूर्खः। तो मूर्खः का लिखेंगे सः मूर्खः अस्ति, वह मूर्ख है। और फिर इसमें दे रखा है वायसः, और वायसः का लिखेंगे पिको वसंतस्य गुणम न वायसः। कोयल वसंत के गुण को जानती है, कौवा नहीं। और अंतिम इसमें जो दे रखा है शब्द, उसके संस्कृत वाक्य लिखेंगे निमित्तम का यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति सः तस्य अपगमे प्रसीदति। ये हो गया हमारे प्रश्न पूरा। खंड द, इसमें प्रश्न पूछा है 21 नंबर में, भवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुरस्य 10वीं कक्षायाः छात्रः राकेशः अस्ति। भवतः पिता अतीव निर्धनः अस्ति। स्वप्रधानाचार्याय शुल्कमुक्त्यार्थम् एकं प्रार्थनापत्रं लिखतु। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुर के 10वीं कक्षा के छात्र हैं राकेश, और आपके पिता गरीब हैं। आप इसीलिए अपने प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। तो इसका आप आराम से देख करके लिख सकते हैं। मैं भी थोड़ा सा इसमें लिख के बता दूँ, आपको बोल करके बता देती हूँ कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे एक तरफ बाईं तरफ सेवायाम, और फिर इसके नीचे लिखेंगे श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदय। और फिर स्कूल का नाम लिख देंगे, जो स्कूल इसमें पूछी है कि राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, और नीचे लिख देंगे कंचनपुरम। फिर इसमें हम लिखेंगे विषय, और विषय में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। विषय हमारा इसमें दे रखा है शुल्क मुक्ति के लिए, तो लिखेंगे शिक्षण शुल्क मुक्त्यर्थम प्रार्थना पत्रम। ये हो गया हमारा विषय, और पूर्ण विराम लगा देंगे और फिर शुरू करेंगे लिख करके महोदयाः, और शुरू कर देंगे लिखना कि भवतां चरण कमलेषु सविनयं नम्र निवेदनमस्ति यत् मेहकं ग्रामीणः कृषकपुत्रः अस्मि, मम आर्थिक दशा न अस्ति। ईदृशी यदहं विद्यालयस्य शिक्षणशुल्कम् एव अन्यानि प्रदेयानि शुल्कानि प्रदातुं
शक्नोमि अतः कृपया शुल्क मुक्तिं प्रदाय अनुगृह्णन्तु मां भवन्तः। और फिर क्या करेंगे, इसमें दाहिनी तरफ, यहाँ इस तरफ दाहिनी तरफ लिख देंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्य, और नाम इसमें दे ही रखा है, नीचे लिख देंगे राकेश। यहाँ नाम दे रखा है वही लिखना है इसमें, और फिर लिख देंगे अपनी कक्षा 10 ठीक है। और एक तरफ लगा देंगे यहाँ हम दिनांक, जिस दिन पत्र लिखेंगे उसी दिन की दिनांक लगा देंगे। तो ये एक हमारा पत्र पूरा हो गया। दूसरा पत्र देखिए, इसमें आपके मंजूषा के साथ में दिया हुआ है, और इसमें हम लिखा है कि भवान गोविंद स्वकीयं मित्रं राजेंद्रं प्रति स्वविद्यालय से वार्षिक उत्सव विषये अधोलिखित पत्रं मंजूषाय सहायतया पूरित्वा लिखतु। तो मंजूषा की सहायता के द्वारा हमें ये पत्र पूरा करना है। और यहाँ देखिए आप, सबसे पहले तो लिखा हुआ है इसमें सेलपुरतः, और दिनांक भी लिख दी। फिर पत्र लिखते समय शुरू करते हैं प्रिय मित्रं राजेंद्र नमस्ते। और यहाँ मंजूषा में देख लीजिए, यहाँ शब्द लिखे हुए हैं परिवारे वार्षिक उत्सवस्य पत्रोत्तरम स्वकरकमलेन कुशलताम विविधाः स्वीकृतवान् और पुरस्कारम। अब इनसे हम रिक्त स्थान पूरे कर लेंगे। यहाँ पर इस पत्र को लिख देंगे। सबसे पहला जो शब्द आएगा वो आएगा कुशल ताम, और फिर इसमें पूछा है काम, ये मैं कुशल हूँ और आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। फरवरी मासे पंचमे दिनांके मम विद्यालये, यहाँ दूसरे में आएगा वार्षिक उत्सवस्य, और फिर इसमें लिखा है कि हमारे यहाँ फरवरी महीने में 5 तारीख को विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। अस्मिन् दिवसे, और यहाँ हम लिखेंगे रिक्त स्थान, तीसरे रिक्त स्थान में विविधा, हाँ यहाँ विविधा प्रतियोगिता अभवन, विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। और फिर इसमें लिखा है अहम अपि धावन प्रतियोगितायाम वाद विवाद प्रतियोगिताम च भागम, यहाँ हम लिखेंगे स्वीकृतवान, मैंने विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लिया। और फिर आएगा इसमें पुरस्कार वितरण समारोहे अस्माकं क्षेत्रस्य विधायक महोदयः, तो यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे स्वकर कमलेन, अपने कर कमलों के द्वारा पुरस्कार वितरण किया। और अंत में इस पंक्ति में यहाँ लिखा है अहम अपि, यहाँ जो रिक्त स्थान दे रखा है इसमें लिखेंगे पुरस्कारम प्राप्तवान, मैंने भी पुरस्कार को प्राप्त किया। और नीचे वाली पंक्ति में है अस्तु, यहाँ लिखेंगे परिवारे। सर्वेभ्यः यथा योग्यम नमस्काराः, परिवार में सभी को यथा योग्य नमस्कार। और यहाँ आ जाएगा आपके पत्रोत्तरम शीघ्रमेव प्रेक्षणीयम, पत्र के उत्तर में उत्तर शीघ्र ही भेजें। और नीचे लिखा है भवतः मित्रं गोविंदः। अब प्रश्न है अगला, इसमें देखिए प्रश्न नंबर 22, और 22 में दे रखा है मंजूषायाः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा गुरु शिष्यों मध्ये क्रीडायाः विषये संवादं पूरयेत्। गुरु और शिष्य के मध्य में संवाद है, इसको पूरा करना है इस मंजूषा से। अब देखिए करते हैं हम इसका। सबसे पहला है अध्यापकः प्रवीण त्वम् अत्र किम, यहाँ इसमें आ जाएगा करोसि, नंबर 1 ये करोसि। फिर है इसमें
कि प्रवीण तुम यहाँ क्या कर रहे हो। प्रवीणः हे गुरु अहम, यहाँ जो रिक्त स्थान आएगा नंबर 2 में वो आ जाएगा अधुना। किमपि न करोमि, गुरु मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। और अध्यापक कहता है तर्हि गच्छ तव मित्राणि तत्र। और नंबर 3 में लिखेंगे यहाँ क्रीड़ांगणे, क्रीड़ागणे, खेल के मैदान में खेल रहे हैं, उनके साथ खेलो। और फिर इसमें पूछा है, प्रवीण कहता है मम, अब यहाँ क्या लिखेंगे क्रीडने, खेल में कोई रुचि नहीं है मेरी, अतः हम न क्रीडामि, इसलिए मैं नहीं खेल रहा हूँ। अब अध्यापक क्या कह रहे हैं, स्वस्थ शरीरस्य स्वस्थ मनसा च कृते क्रीडाया अस्माकं जीवने महती, यहाँ आ जाएगा ये आवश्यकता भवती। खेल जो है वो शरीर को स्वस्थ रखने और मन को स्वस्थ रखने के लिए खेल हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब क्या है कि इसमें प्रवीण क्या कह रहा है, यदि अहम क्रीडायाम ध्यानम दास्यामि तर्हि मम अध्ययनम, यहाँ हो जाएगा अध्ययनम बाधितम भविष्यति, मेरा अध्ययन बाधित होता है। और फिर इसमें एक दे रखा है अंत में, अच्छा और है इसमें अभी आगे इसमें पूछा है कि मेरा अध्ययन बाधित होता है, तो अध्यापक क्या कहता है, एतत् समीचीन नास्ति, ये सही नहीं है। क्रीडायै स्वल्प समयम एव प्रयच्छ अल्प समयम अपि शरीराय बहु लाभम। बहु लाभम प्रदास्यति, बहुत सारे लाभ होते हैं थोड़ा सा समय खेल के लिए देने में, थोड़े से समय से ही शरीर को बहुत सारे लाभ हो जाते हैं। प्रवीण कहता है बाढ़म श्रीमान, ठीक है श्रीमान, अतः आरभ्य अहम किंचित समयम, यहाँ लिखेंगे क्रीडाये, खेल के लिए भी अब कुछ समय दूंगा। और अथवा में जो प्रश्न आपसे पूछा है उसमें देखिए, इसमें लिखा है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानां सहायताय संस्कृतेन षड् वाक्यानि निर्माय लिखत। 6 वाक्य बनाने हैं चित्र को देखकर। तो यहाँ चित्र कोई दे नहीं रखा है, अगर आपके पेपर में कोई चित्र आता है तो उस चित्र को देख करके आपको 6 वाक्य लिखने होंगे। अब है प्रश्न नंबर 23, अधोलिखितेषु वाक्येषु केषाचन चतुर्णानां वाक्यानां संस्कृत भाषया अनुवादं करोतु। संस्कृत वाक्य में अनुवाद करना है आपको। 6 वाक्य दिए हुए हैं और 6 में से आपको कोई 4 करने हैं। सबसे पहला देखिए, माता, यहाँ माता नहीं है माता है, माता पुत्र को उपदेश देती है, इसकी संस्कृत लिखेंगे जननी पुत्रम शास्ति। और फिर इसमें दूसरा पूछा है गंगा हिमालय से निकलती है, तो लिखेंगे यहाँ गंगा हिमालयात् उद्भवति। तीसरा वाक्य आपको पूछा गया है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, तो इसका लिखेंगे हम जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर है। नंबर 4 का जो वाक्य है उसमें लिखा है, आपसे पूछा है कृष्ण के चारों ओर बालक हैं, तो इसका हो जाएगा कृष्णम परितः बालकाः
संति। और फिर नंबर 5 में आपसे पूछा गया है विद्या विनम्रता देती है, और इसकी संस्कृत बना देंगे हम। संस्कृत वाक्य होगा विद्या विनयम ददाति। अंतिम वाक्य आपसे पूछा है राधा भोजन पकाती है, और इसकी संस्कृत लिखेंगे, संस्कृत वाक्य बनाएंगे राधा भोजनम पचती। इसी प्रकार से और मॉडल पेपर देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।